Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about nuclear binding energy and nuclear forces. So starting with the mass energy relationship, this is a very important relationship which was given by Einstein. Einstein gave the famous mass energy equivalence relationship, that is E is equals to mc square. E here is known as energy, m is the mass and c is the speed of light, which is equals to 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. उसने क्या बताया? That the relation means that when a certain mass m disappears, an equivalent amount of energy E appears and vice versa. उसने क्या बताया कि कहीं से अगर certain mass m गायब हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है, उसकी जगह हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है इक्वल अमाउंट की, which is given by this relation, that is E is equals to mc square. So law of conservation of mass energy क्या बोलता है हमें? That according to this law, the sum of mass energy of a system of particles is the same before and after an interaction. This is basically what? Law of conservation of mass energy. इसके accordingly जो mass energy का sum है वो पहले and बाद में सेम रहता है अगर किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की इंटरैक्शन की बात करूं मैं या फिर एक सिस्टम की बात करूं. सो मूविंग फर्दर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी विद विच द न्यूक्लियंस आर बाउंड इन द न्यूक्लियस. अब हमें पता चला दैट न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन. तो ये न्यूक्लियन कितनी ज़्यादा अच्छे से बाइंड किए गए हैं, बाउंडेड हैं किसी भी न्यूक्लियस में, वो हमें कैसे पता चलता है? फ्रॉम द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. देखिए, इट इज़ मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू सेपरेट द न्यूक्लियंस to an infinite distance apart from the nucleus. अब देखिए, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट? तो किसी भी एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से निकालकर किसी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे अगर मुझे लेकर जाना है तो उसमें मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है? दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. मतलब वो एनर्जी अगर मुझे ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो मुझे पता चलेगा कि जो न्यूक्लियंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से बाउंडेड हैं उस न्यूक्लियस के बीच में, लाइक दिस. सो that they may not interact with each other. मतलब उसको इतनी दूर लेके जाना है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ना कर सकें. So the origin of nuclear binding energy has been explained on the basis of the Einstein's theory of mass energy equivalence. तो इसमें यूज क्या होता है हमारे पास? दैट मास एनर्जी रिलेशनशिप, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. कैसे यूज होगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे. देखिए, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है विच इज नोन एज मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट क्या होता है? इट इज फाउंड दैट रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस. Rest mass of nucleus is always slightly less than the sum of rest mass of free neutron and proton composing the nucleus. कितनी अजीब सी चीज़ पाई गई दैट जो न्यूक्लियस है which is made up of protons plus neutrons. अगर मैं इसकी मास की बात करूं प्लस अगर मैं इसका मास देखूं, कौन सा मास है ये? रेस्ट मास. एंड अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहा था. न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट अगर हम इनके मासेस की कंसंट्रेशन देखें, इन दोनों को प्लस करें तो हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस का मास था वो लेस था टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जितना मास इनमें मिसिंग था उसको हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट. इट इज नोन एज मास डिफेक्ट. सो दिस इज एज इफ सर्टेन मास डिसअपीयर्स. इसको कैसे देखा गया कि कुछ मास डिसअपीयर हो गया? इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब जब हमारे पास न्यूक्लियस बन रहा था विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस को बनाने में कुछ मास डिसअपियर हो गया एंड ये मास चेंज हो गया in the form of energy according to the Einstein's मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन रहते हैं इन अ न्यूक्लियस, बिकॉज प्रोटॉन्स कितने ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस में, ये सब पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इनको तो रिपल्शन का इफेक्ट शो करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, ये बाउंडेड रहते हैं ड्यू टू दिस बाइंडिंग एनर्जी। कुछ स्मॉल अमाउंट का मास जो होता है वो चेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट मिसिंग मास इज नोन एज मास defect. So this difference between the sum of masses of neutron and proton forming a nucleus and the mass of nucleus is called as mass defect. It appears in the form of binding energy responsible for binding nucleons together in the nucleus. अब इसका expression देखते हैं। देखिए, expression for nuclear binding energy. अब हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, सपोज ये सिंबल दिया गया है X A Z। X यहाँ पर क्या रहता है एलिमेंट, A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा केस आता है तो उसके केस में प्रोटॉन्स कितने होते हैं Z एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसके केस में हमारे पास Z प्रोटॉन्स है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो A है वो हमें क्या बता रहा है, मास नंबर, दैट इज हमारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। अब ये सिंबल्स कुछ याद करिए, दैट इज अगर हमारे पास सिंबल है MP, सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड अगर आपके पास सिंबल है M स्मॉल n तो ये हमारे पास क्या रहता है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड अगर आपके पास सिंबल है M कैपिटल N, सो दिस इज द मास ऑफ अ न्यूक्लियस, दिस इज द मास ऑफ अ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, जिसके बीच में ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पड़े हैं। तो मास डिफेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए मास डिफेक्ट विल बी इक्वल टू डेल्टा M विच इज इक्वल्स टू, अब Z प्रोटॉन्स थे हमारे पास तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए Z इंटू MP प्लस हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स थे A माइनस Z, दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। A माइनस Z हमें क्या बताता था, न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई कीजिए Mn के साथ, M स्मॉल n, n स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, माइनस ऑफ M कैपिटल N दैट इज अ मास ऑफ अ न्यूक्लियस। बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो हमें क्या बता रही है, मास डिफेक्ट कितना है, हमने इन दोनों को प्लस किया, माइनस ऑफ mass of a nucleus. So according to the Einstein mass energy relationship, जो ये mass है वो convert हो गया है binding energy में which has a symbol of EB. इसका symbol क्या यूज किया है, EB. This is the binding energy. And यहाँ पर डेल्टा M की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, डेल्टा M is equals to ZMP plus A minus ZMN minus of M capital N C square. So this is the binding energy value which is equals to the mass defect into C square, where C is known as the speed of light, that is 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. So this much amount of energy is required to break the nucleus containing Z protons and A minus Z neutrons. तो किसी भी न्यूक्लियस में जिसमें हमारे पास Z protons हैं and A minus Z neutrons हैं, उसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे इतने अमाउंट की एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। सो इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन चार्ज एंड मास एंड एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। एंड अगर हम उल्टा बात करें कि अगर मुझे इतने अमाउंट के यानी कि Z प्रोटॉन्स एंड A माइनस Z न्यूट्रॉन्स को जोड़कर एक न्यूक्लियस बनाना है, तो जब वो जुड़ेंगे तो कितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी, इट विल बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी। मूविंग फॉरवर्ड,
नेक्स्ट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस में ही हम बात करते हैं. जो हम ग्राफ भी स्टडी करेंगे वो हम इसी का ही स्टडी करेंगे. सो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन. अगर मैं बात करूं कि किसी न्यूक्लियस में से मुझे सिर्फ एक न्यूक्लियन को रिमूव करना है तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है? EBN. दैट इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल मास. एंड टोटल मास नंबर हमें क्या बताता है? बेसिकली इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. So it is the ratio of binding energy of a nucleus to the number of the nucleons, that is A. So this is the average binding energy. Now moving forward, this is the binding energy per nucleon as a function of mass number. This is a very important graph. इसके आने के chances बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में. इसके बारे में पूछा जाएगा. आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना होगा रफली. इसमें से आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी होगी. मैं अभी बताऊंगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है याद रखनी. उसके बाद आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा, राइट. तो डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि इस एक्सिस पर, सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है मास नंबर को, दैट इज ए, एंड वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इन MeVs, दैट इज 10 raised to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है लाइक दिस. मैक्सिमम गई हमारे पास आयरन के लिए विच हैज़ अ मास नंबर ऑफ 56, एंड यहाँ पर इसने एक ब्रॉड मैक्सिमा दिखाया. ब्रॉड मैक्सिमा मतलब ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है. उसके बाद ये फॉल हो गया लाइक दिस टिल दिस पॉइंट विच इज़ फॉर यूरेनियम, एंड इसका मास नंबर क्या रहता है? 238. आप देख सकते हैं जो बीच वाला रीजन है उसमें एक ब्रॉड मैक्सिमा दिखाई दिया हमें, एंड स्टार्टिंग के रीजन में हमें कुछ पीक्स दिखाई दी. क्या दिखाई दी? पीक्स. पीक्स किसके लिए दिखाई दी गई हमें? लिथियम के लिए दिखाई दी गई हमें, हीलियम के लिए दिखाई दी गई, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लाइक सो नाइट्रोजन के लिए. इनके लिए कुछ पीक्स दिखाई दी गई. एंड हमें ये पता चला कि जो हम नीचे वाले मासेस की बात करें, अगर हम कम रेंज की मासेस की बात करें तो उसके केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. मिडिल रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट ब्रॉड मैक्सिमा दिखा रही है. उसके बाद जैसे जैसे हम मास नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे फॉर हायर मास नंबर एलिमेंट्स, उसके केस में हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है. तो इस ग्राफ को हम कैसे समराइज करेंगे? देखिए, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon which is known as average binding energy for light nuclei is like protium, deuterium and tritium is small. अब इसके केस में हमें क्या पता चला कि जब मास नंबर कम है तो उसके केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या है? कम है. उसके बाद ऑब्जर्वेशंस आई दैट कि फॉर मास नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20, जब हमारे पास मास नंबर है फ्रॉम 2 to 20, उसके केस में हमें कुछ शार्पली डिफाइंड पीक्स दिखाई दी. मैंने अभी आपको दिखाया था ग्राफ में कुछ पीक्स आ रही थी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू हीलियम, कार्बन एटसेट्रा. सो ये पीक्स क्या सिंबलाइज कर रही थी? द पीक्स इंडिकेट दैट द न्यूक्लियाई आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द अदर न्यूक्लियाई इन देयर नेबरहुड. मतलब कि अगर हम इनकी बात करें, इन न्यूक्लियाइज की बात करें, हीलियम की बात करें, कार्बन की बात करें, तो ये बेसिकली क्या है? मोर स्टेबल है एज कंपेरेटिव टू द अदर न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट इन देयर नेबरहुड. मूविंग फॉरवर्ड, the binding energy curve has a broad maxima in the range of A is equals to 30 to A is equals to 120. जब हमारे पास मास नंबर 30 to 120 के बीच में है तो उसके केस में हमें एक ब्रॉड मैक्सिमा दिखाई दे रहा है which corresponds to the average binding energy. अगर हम उसकी
उस ब्रॉड मैक्सिमा के रीजन में अगर हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करें तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या आती है 8.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज 8.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए इज इक्वल्स टू 56 दैट इज फॉर आयरन एंड उस मैक्सिमा कौन सी मैक्सिमा ब्रॉड मैक्सिमा विच इज अकरिंग इन द रेंज ऑफ 30 to 120 मास नंबर इस ब्रॉड मैक्सिमा की अगर मैं पीक की बात करूं तो पीक हमें किसके लिए मिल रहा था आयरन के लिए मिल रहा था एंड इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू आ रही थी 8.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज एज द मास नंबर इंक्रीजेस जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता गया द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस ग्रेजुअली फॉलिंग टू द अमाउंट ऑफ अबाउट 7.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम फॉल होके वो कहाँ पहुंच गई 7.6 MeV विच इज फॉर यूरेनियम 238 238 is the mass number for uranium. So the decrease may be due to the Coulomb repulsion between the protons and the heavy nuclei are therefore less stable. इससे क्या पता चला हमें कि जो डिक्रीज हो रहा है उसकी एक वजह हो सकती है कि जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बिकॉज देखिए ना मास नंबर कितना ज़्यादा है मास नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मतलब उसके केस में प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज तो उनके बीच में कूलम रिपल्शन का इफेक्ट आ जाएगा एंड जब उनके बीच में कूलम रिपल्शन का इफेक्ट आ जाएगा तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे वो अनस्टेबल हो जाएंगे तो इसीलिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमें कम मिल रही है मतलब हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उनमें से किसी भी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखिए when we move from heavy nuclei region to the middle region of a plot we find that there will be gain in the overall binding energy and hence release of energy। हमें क्या पता चला कि जैसे ही हम हायर रीजन ऑफ द कर्व से मिडिल रीजन के बीच में आए तो हमें पता चला दैट 7.6 से जो एनर्जी थी वो इंक्रीज होकर अब अप्रॉक्सीमेटली 8.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में पहुंच चुकी है मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही है हम गेन कर रहे हैं एनर्जी को। सो दिस indicates that energy can be released when a heavy nucleus that is A is equals to 240 approximately अगर मैं बात करूं जब वो break होता है in roughly equal to the two fragments so this process is known as nuclear fission। इसका क्या मतलब है देखिए जब हमें देखा कि हमें gain हो रहा है when we are moving from heavy nuclei to the middle वेट न्यूक्लियर रीजन इसके केस में हमें क्या पता चला दैट एनर्जी क्या हो रही है गेन हो रही है। सो यहाँ से हमें पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 240 मास का कोई न्यूक्लियस है एंड उसको मैं ब्रेक कर दूँ अगर 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में यानी कि 120 के फ्रेगमेंट्स में तो इस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि एक एनर्जी रिलीज होगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे आने वाली इस वीडियोस में। बेसिकली जब भी कोई हैवी एलिमेंट ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉल एलिमेंट्स टू गेन स्टेबिलिटी बेसिकली जब वो हायर मास पे है तो उसमें स्टेबिलिटी कम है वो अनस्टेबल है जब वो ब्रेक होके चेंज हो जाएगा इन दोनों में यानी कि 120 में तो वो मिडिल रीजन में आ जाएगा कहीं पे एंड मिडिल रीजन में हमें पता है दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी हाई विच सिंबलाइजेज दैट आवर एटम और न्यूक्लियाई इज स्टेबल इन दैट रीजन। सो हम क्या बोलेंगे दिस इज द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। Moving forward, when we move from lighter nuclei हमने बात कर ली from heavy nuclei से middle region में आए अब हम lighter nuclei से middle region में जा रहे हैं तो हमने क्या observe किया when we move from lighter nuclei to a heavy nuclei we again find that there will be a gain in the overall binding energy and hence release of energy because अगर हम lighter से heavy में जाए या heavy से middle region में आए बात इस region की हो रही है and इस region में जब भी हमारे पास कोई nuclei पहुंच गया इस range में तो वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज इस रीजन में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इट इज वेरी हाई विच सिंबलाइजेज आर न्यूक्लियाई और एटम इज स्टेबल। उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियन निकालने के लिए उसमें हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मतलब वो क्या है स्टेबल है राइट। सो दिस इंडिकेट्स दैट एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई
फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियाई को बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड अगर हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होके दो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आ जाता है, लाइटर न्यूक्लियाइज में आ जाता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट। मूविंग फॉरवर्ड, पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रिक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज अ मास एक्सेस पर न्यूक्लियन। अब देखिए, पैकिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला रहता है मास एक्सेस डिवाइडेड बाय मास नंबर। अब ये जो m होता है दैट इज द एक्चुअल वेट, जो कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके मेजर किया जाता है। बेसिकली ये क्या है? होल नंबर भी हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता। m इज एक्चुअल वेट ऑफ अ न्यूक्लियाइड एंड A इज द मास नंबर। जो हमें ये सिंबल दिखता है XAZ, इसमें जो A हम यूज करते हैं इट इज नोन एज मास नंबर, एंड ये जो M होता है दिस इज द एक्चुअल वेट। So actual weight minus mass number divided by mass number is known as the packing friction. जो A रहता है that is the mass number, it is a whole number, but जो M है हमारे पास ये necessary नहीं है कि ये whole number हो. It can be or cannot be a whole number. Next is nuclear forces. Nuclear forces क्या होते हैं? They are the strong forces of attraction which hold together the nucleons, that is the neutron and protons in the tiny nucleus of an atom. बेसिकली जो ये हमारे पास न्यूक्लियस है इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को जो बाउंड रखता है वो कौन सा फोर्स होता है? इट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, राइट, इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। अब देखिए इतने सारे प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास इस न्यूक्लियस के बीच में, इन स्पाइट ऑफ दैट रिपल्शन इफेक्ट कि प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ रिपेल करता है, फिर भी हमारे पास जो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाइंड रहते हैं वो किसकी वजह से रहते हैं? दे आर बाइंड और यू कैन से दे आर बाउंड इन द न्यूक्लियस ड्यू टू दैट फोर्स विच इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये फोर्सेस चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। हमने कूलम फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, दे डिपेंड अपॉन चार्ज, बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दे आर न्यूक्लियर फोर्सेस एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, दैट इज दे एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स के पेयर के बीच में भी लगते हैं, अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज बिटवीन अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बेसिकली ये अगर न्यूक्लियस है हमारे पास तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाइक दिस। तो ये न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहे हैं एंड प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में भी लग रहे हैं। दे एक्ट इन ऑल दीज थ्री केसेस, सो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर। जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो पूरी नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेज। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं बिकॉज हमें डायमेंशंस के बारे में पता है। 10⁻⁻15 मीटर्स का तो टोटल न्यूक्लियस होता है, राइट। इसके बीच में भी अगर ये फोर्स लग रहा है तो आप देखिए कितना ही शॉर्ट रेंज होगा, राइट। सो दे आर ऑपरेटिव अप टू डिस्टेंसेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मी। फर्मी बेसिकली क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर्स। नेक्स्ट इज दे शो सेचुरेशन प्रॉपर्टीज। सेचुरेशन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? दैट इज ईच न्यूक्लियन इंटरैक्ट विद इट्स इमीडिएट नेबरहुड ओनली रादर देन विद ऑल द अदर न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस के बीच में अगर मेरे पास एक न्यूक्लियन की बात करूं, दिस NP इज वन न्यूक्लियन, तो एग्जैक्टली इसके नेबरहुड में जो न्यूक्लियन होगा ये उसी के साथ इंटरैक्ट करेगा, जो इससे दूर होंगे वो उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? दैट न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, राइट। देखिए इस साइड y एक्सिस पर प्लॉट की गई है पोटेंशियल एनर्जी
एंड इस साइड प्लॉट किया गया है इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, और आप बोल लीजिए किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन। तो ये क्या ग्राफ है, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट R0 इज इक्वल्स टू 0.8 फर्मी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पाई गई एट अ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ 0.8 फर्मी, राइट। सो एट दिस डिस्टेंस फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज जीरो, एंड इस डिस्टेंस पे जो फोर्स होता है किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का, वो क्या पाया गया, जीरो पाया गया एट अ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ 0.8 फर्मी। बेसिकली फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 meters. Next is for distances larger than 0.8 Fermi, negative potential energy goes on decreasing. आप देख सकते हैं जीरो लाइन है, ये जीरो के नीचे वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, एंड इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। सो 0.8 के बाद जो हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, मतलब ये क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इस इंक्रीज का मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। सो दिस इज द केस, दैट इज फॉर द डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड फॉर फोर्स इज अट्रैक्टिव for these distances, that is for r greater than 0.8 फर्मी की बात करें तो इसके केस में हमारे पास जो फोर्स की नेचर होती है इट इज अट्रैक्टिव। एंड अगर हम इसकी बात करें, यानी कि इसके पहले की बात करें, 0.8 से पहले की अगर मैं बात करूं इस रीजन में, तो दिस इज पॉजिटिव एनर्जी, and positive energy symbolizes that force is repulsive in nature. So main points यही थे हमारे पास कि जीरो फोर्स कहाँ होगा हमारे पास, जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस 0.8 फर्मी हो जाएगा। इसके ऊपर की डिस्टेंसेस की बात करूँ तो मेरे पास फोर्स की नेचर कैसी होगी, अट्रैक्टिव, एंड इसके नीचे की बात करूँ तो मेरे पास फोर्स की नेचर कैसी होगी, रिपल्सिव। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रेडियो एक्टिविटी। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS।